Good morning, students. Welcome to the class of economics. We are studying chapter 6, economic reforms since 1991 or new economic policy. In short, we can tell this chapter as LPG, liberalization, privatization and globalization. So, I told you to study the Navratnas and Maharatnas and Mini Ratnas. We have studied the need for privatization, and now today we will study obvious gains and imperative losses of privatization. तो जो गेन्स हमें होने ही थे प्राइवेटाइजेशन से वो हैं, प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट. जब आप किसी चीज को प्राइवेटाइज कर दोगे तो सेल्फ इंटरेस्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और सोशल वेलफेयर नेग्लेक्ट हो जाएगा. When self-interest prevails, the entrepreneurs work with 100% commitment and efficiency becomes the condition of survival for the worker. High productivity is the obvious result. So whenever there is privatization, workers will work with full efficiency and there will be need of 100% commitment. Otherwise, the industries would stop working. Privatization expects private enterprises to work in a competitive environment, both domestic as well as international. Competition induces upgradation and modernization. These are the essential conditions of growth and development. प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं वो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करना सीखते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो. कंपटीशन से उनके अंदर अपग्रेडेशन आता है और मॉडर्नाइजेशन भी आता है, जो कि बहुत जरूरी है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन. अलग अलग तरह के प्रोडक्ट प्राइवेटाइजेशन से ही पॉसिबल है बनना, क्योंकि जब पब्लिक सेक्टर होता है तो वो सिर्फ पब्लिक नीड्स के गुड्स बनाता है, वो डाइवर्स होने की कोशिश नहीं करता है. जबकि जो प्राइवेट पीपल होते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेज, दे वांट टू अर्न मोर, दे प्रिपेयर वैरायटी ऑफ गुड्स. अनलाइक PSUs, प्राइवेट एंटरप्राइजेज invariably generate high profit. These are used for expansion and diversification of production. और एक कारण ये भी है कि वो हाई प्रॉफिट कमाते हैं तो वो डाइवर्सिफाई करते हैं, नए नए इन्वेस्टमेंट करते हैं. MNCs are a testimony to the fact that private sector enterprises are capable of redefining the benchmark of growth. तो आप MNCs को एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, एक प्रशंसा के रूप में देख सकते हैं किस चीज की, प्राइवेटाइजेशन की. तो जितनी भी MNCs हैं वर्ल्ड में वो सब हाईली डेवलप्ड हैं और बहुत ज्यादा उनका प्रोडक्शन है. वो क्यों है? क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा रन होती हैं. प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर्स सॉवरेनिटी. कंज्यूमर इसमें आजाद रहता है, कंज्यूमर की इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. कंज्यूमर चाहता है जो बनता है वही मार्केट में बिकता है. हाई डिग्री ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी implies wider choice and better quality of life. Consumer have freedom to choose. They can purchase what they want and they have variety of goods and they have variety of choices. Imperative losses. सबसे बड़ा लॉस होगा सोशल इंटरेस्ट का. Socialistic pattern of the society in which social interest is accorded top priority is left to survive only as theoretical possibility. Now there will not be any socialistic pattern of society. Once you have started privatization in a country, you can never come back to socialization. It's impossible. It loses its practical relevance once PSUs are sold off to the private entrepreneurs. Privatization encourages the free play of market forces. Privatization से मार्केट फोर्सेस का फ्री प्ले होता है, मतलब डिमांड और सप्लाई पे कोई कंट्रोल नहीं रखती गवर्नमेंट अपना, वो सब कुछ अपने हिसाब से चलती है और प्राइसेस भी उसी के हिसाब से डिसाइड होती हैं. बट इन द प्रोसेस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर दोज हु हैव मींस टू बाय देम. मगर यहाँ पर ऐसा होता है जिनके पास पैसा है उनके लिए ही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं. गरीबों को ध्यान में रख के कुछ भी प्रोडक्शन कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं करता है. व्हेन प्राइसेस राइज, विच इज एन ऑब्वियस टेंडेंसी, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सफर डेप्रिवेशन. तो जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं, उनको और ज्यादा कमी महसूस होती है क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं होती परचेज करने की. सिरसिला ट्रेजेडी इज ए नोटेबल एविडेंस. सिरसिला ट्रेजेडी इन आंध्र प्रदेश इज ए स्मॉल टाउन नॉन फॉर पावरलूम इंडस्ट्री. आंध्र प्रदेश में पावरलूम इंडस्ट्री चलती थी. दिस इंडस्ट्री इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल इन द टाउन. Privatization of power supply to this industry led to a substantial hike in power tariff. मगर बाद में प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया पावर सप्लाई का, तो वो उससे इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई, implying an unsustainable burden on the industry.
और इंडस्ट्रीज अब चलने की स्थिति में नहीं रही, वो अनसस्टेनेबल हो गई, मतलब उनका प्रॉफिट इतना नहीं रहा कि वो अब रन कर सकें। कट इन वेजेस हैज बीन ए सीरियस कॉन्सिक्वेंस, तो मजदूरों की मजदूरी कम कर दी गई, एज वेजेस आर लिंक्ड टू प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ व्हिच हैज सफर्ड ए ह्यूज डिक्लाइन। व्हेन वेजेस आर कट बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सब्सिस्टेंस व्हाट डू द वर्कर्स डू, मगर जब एक हद से ज्यादा उनकी वेजेस काट दी गई तो वर्कर्स क्या कर सकते थे? Committing suicide is considered as a desperate option. They committed suicide. This is what the workers did in Sirsila. About 50 workers committed suicide, which is known as Sirsila tragedy. Around 50 workers committed suicide at that time. This is all because of privatization. Globalization. Globalization means integrating the economy of a country with the economies of other countries under conditions of free flow of trade and capital across borders. Globalization may be defined as a process associated with increasing openness, growing economic interdependence, and deepening economic integration in the world, deepening economic integration in the world economy. Globalization का मतलब है अपनी कंट्री का ट्रेड दूसरी कंट्री के साथ ओपन रखना और इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, अपनी कंट्री में एफडीआई को प्रमोट करना और एफआईआई को प्रमोट करना। Globalization, in fact, is the outcome of policy of liberalization and privatization. Actually, globalization, privatization और liberalization के कारण ही आया है. At the international level, it is a process of bringing the world economies economically and socially closer to each other in a manner that each country becomes an element of global growth. तो countries का आपस में जुड़ना ही globalization है for trading purposes. Economic reforms aim at integrating the Indian economy with the global economy. As a result, there will be unrestricted flow of goods and services, technology and expertise between India and rest of the world. Globalization से ही possible हो पाया कि goods and services का unrestricted flow हुआ और इंडिया में कई तरह की टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज बाहर से आई। Particularly, it is expected that capital and technology will flow from the developed countries to the of the world towards India, और ये एक्सपेक्ट किया गया कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां से टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी। आउटसोर्सिंग इज आल्सो ए मेजर एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि अपने जो नॉन कोर एक्टिविटीज हैं, अपने काफी काम दूसरों से करवाना। सो व्हेन वी इंटरनेशनली delegate our work to other companies, it is known as outsourcing. This is an important outcome of the process of globalization. It refers to a system of hiring business services from the outside world. When we hire business services from outside India, or when foreign countries hire their services from India, both of these are outsourcing. These services include call center, transcription, clinical advice, टीचिंग, कोचिंग एंड द लाइक। तो ये सर्विसेज इनमें से एक हो सकती हैं। आप लोग देखते हैं इंडिया में बहुत सारे फॉरेन कंपनीज के कॉल सेंटर रन हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोगों को जेनपैक्ट में और अदर कॉल सेंटर्स में काम करते हुए। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। तो अमेरिकन कंपनीज के कॉल सेंटर इंडिया में रन होते हैं। इंडियंस उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देन द पीपल कॉल देम फ्रॉम अमेरिका। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ the work is outsourced from American company to the Indian company because Indian labor is cheaper than American labor. India is emerging as an important destination of outsourcing, particularly business process outsourcing, also called call center. This is because of two important reasons: availability of cheap labor in India और relatively low wage rate for the skilled labor. हमारे यहाँ जो skilled labor, पढ़े लिखे लोग जिनको जिनके कम्युनिकेशन अच्छा है, उनकी रेट्स यहाँ पर और दुनिया के मुकाबले कम है। ए रिवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया, और इसका मेजर दूसरा कारण आईटी इंडस्ट्री ग्रोथ भी है, क्योंकि आज के जमाने में हम यहाँ बैठे बैठे कहीं पर भी बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए आउटसोर्सिंग पॉसिबल है, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल। पॉलिसी स्ट्रेटेजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। फॉलोइंग आर द सम important policy strategies that have influenced the process of globalization of the Indian economy. Increase in equity limit of foreign investment. पहले foreign capital investment पे limit थी। Equity limit of foreign capital investment has been raised from the initial 40%. It now ranges between 51 to 100%. In 47 high priority industries, foreign direct investment to the extent of 100% has been allowed without any restriction and red tapeism. Foreign direct investment
अब 100% तक छूट दे दी गई है 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज में, जो जिसमें कि पहले बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन था और गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी और रेड टेपिज्म को भुगतना पड़ता था। रेड टेपिज्म का मतलब आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो काम होने में टाइम लगता है बिकॉज ऑफ देयर लेजीनेस और द सिस्टम, दिस इज नॉन एज रेड टेपिज्म। Export trading houses have also been allowed foreign capital investment up to 100%। जो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेज होते हैं उनके अंदर भी अब 100% फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। However, Foreign Exchange Management Act FEMA has been enforced। Compliance to FEMA has been accorded high priority। मगर फिर भी उनके ऊपर एक एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिनको फॉलो करना कंपलसरी है। Partial convertibility। To achieve the objective of globalization, partial convertibility of Indian rupee has been allowed for the following transactions: import and export of goods and services, payment of interest or dividend on investment, remittances to meet family expenses। It is called partial convertibility because it does not cover capital transaction। तो इन चीजों के लिए आप अपने करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। किस किस पर्पज के लिए? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स को, आप इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव करने के लिए या पे करने के लिए, और अपने फैमिली मेंबर्स को पैसे भेजने के लिए। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट द मार्केट प्राइस। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। इन कंफर्मिटी विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज एनफोर्स्ड फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, नियरली 5 years, implying that it is a liberal policy। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अब लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है, जो कि इस बात को शो करती है कि एक बार जो पॉलिसी बन गई वो दोबारा चेंज नहीं होगी। इससे इंटरनेशनल जो ट्रेडर्स होते हैं उनको परेशानी नहीं आती, उनको रिस्क नहीं होती। अंडर दिस पॉलिसी ऑल रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव्ड, ओपन कंपटीशन इज एनकरेज। और सारे रेस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया गया जो कि थे टैरिफ रेस्ट्रिक्शन एंड नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन। बारिंग सम स्पेसिफिक गुड्स, मोस्ट गुड्स आर ट्रेडेड फ्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन। कुछ स्पेसिफिक गुड्स को छोड़कर बाकी सारे गुड्स को आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अब कर सकते हैं इंडिया से। Reduction in tariffs. In order to encourage competitiveness, tariff barriers have been withdrawn on most goods traded between India and rest of the world. Withdrawal of quantitative restrictions. Since 2001, the quantitative restrictions on all import items have been totally withdrawn. This is in conformity with India's commitment to World Trade Organization। तो इसमें हम बार बार बातें पढ़ रहे हैं टैरिफ रेस्ट्रिक्शन और नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन की। 4 पॉइंट का मतलब है कि हमने सारे जितने भी टैक्सेस लगा रखे थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे उनको हमने रिड्यूस कर दिया। और 5th पॉइंट है कि हमने जो क्योटा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, हमने पढ़ा था पहले, जिसके अंदर हम क्वांटिटी फिक्स कर देते थे कि इससे ज्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो रेस्ट्रिक्शन को भी हटा दिया। और बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं। बायलैटरल का मतलब है 2 कंट्रीज के बीच में, और मल्टीलैटरल का मतलब है 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको दे रखा है नेक्स्ट पेज में, वो आपको खुद को पढ़ना है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और ये क्यों एस्टेब्लिश हुआ था, कैसे एस्टेब्लिश हुआ था, ये आप लोग कल पढ़कर आएंगे। मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी कंट्रीज जो आपस में ट्रेड करती हैं बायलैटरल और मल्टीलैटरल, उन ट्रेड एग्रीमेंट्स को कौन इम्प्लीमेंट करवाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम आपस में बिजनेस करते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करवाती है कोर्ट, वैसे ही जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको एनफोर्स करवाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये गवर्नमेंट के साथ भी इनका लिएजन होता है और ये कुल मिला के इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2 पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। Macroeconomic stabilization measures refer to those set of measures which affect the entire economy and therefore pervasive in nature। आप लोग जानते हैं pervasive का मतलब which situated everywhere, spreading across all sectors of the economy। These measures included review of monetary policy, fiscal policy and exchange rate policy। The focus of these measures was to cope with the crisis of confidence relating to ability of the management to manage the country's dwindling BOP status, particularly its ability to repay the loans taken from rest of the world। तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी जो कि सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होती है, उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। द फोकस ऑफ दीज मेजर्स वो है कॉन्फिडेंस बनाना और गवर्नमेंट का रोल प्ले करना बीओपी स्टेटस को कंट्रोल करने में।
और हमें हमारी कुल मिला के रीपेमेंट कैपेसिटी को बढ़ाना था, जो कि हमने बाहर से लोन ले रखा है उसको बढ़ाना है। तो हमें हमारी पॉलिसीज को इस तरीके से, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को इस तरीके से बनाना पड़ेगा जो कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो। माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, दूसरा हमने काम किया माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, रेफर टू दोज मेजर्स बाय द गवर्नमेंट which focused on structural changes in the economy and which had specific bearing on different sectors of the economy. These measures included reforms in industrial policy, trade policy, public sector policy, price policy, tariff policy, etc. तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होती हैं, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इंडस्ट्री वाइज होंगे या ट्रेड पॉलिसी वाइज होंगे या फिर पब्लिक सेक्टर के लिए होंगे या फिर प्राइस के लिए होंगे। It may be noted that while macroeconomic stabilizers are short-term measures to correct overall imbalances in the system, microeconomic structural adjustments are long-term measures aiming at improving the level of efficiency and productivity in different sectors of the economy. So microeconomic adjustments are made sector-wise and macroeconomic जो measures हैं वो सबके ऊपर equally applicable होते हैं। First generation reforms and second generation reforms. Distinction is sometimes drawn between first generation reforms and second generation reforms. First generation reforms are those which do not require any legislative action. These reforms can be carried out simply through the executive and administrative machinery of the government. First generation reforms जो होते हैं उसमें आपको किसी एक्ट को पास नहीं करना पड़ता, आपको कोई पार्लियामेंट में नहीं जाना पड़ता, वो सिर्फ आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ही कर लेती है। Second generation reforms on the other hand are those which require legislative action. These reforms cannot be carried out through the existing administrative and executive setup of the government. Accordingly, second generation reforms are often delayed. इसलिए second generation reforms यानी कि कोई एक्ट को पास करना या फिर कोई एक्ट में मॉडिफिकेशन करना, अमेंडमेंट करना, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। ओके, यहीं तक पढ़ेंगे आज हम। हैव ए गुड डे, थैंक यू।